नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नकमा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली के दौरान भाषण देते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने लोगों को वहां से श्राप तक दे डाला। हालांकि बाद में अपने इस बयान पर रणदीप सुरजेवाला ने सफाई भी दी है। तो पहले सुनते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, क्या है उनकी सफाई। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, चोरी फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का। आपको मौका नहीं चाहिए। राक्षसों, भाजपा जगपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। अगर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो। तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना। जब मिलेगी मिल जाएगी यार। पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। 3,59,000 बच्चे पास नहीं कर रहा। उनका क्या कसूर है? 4 साल में पेपर पास किया। अब खट्टर साहब कहते हैं तुम्हें पेपर में बैठने की इजाजत, इसलिए हम पैदल चल रहे हैं। तो युवाओं के रोजगार की, युवाओं के मौकों की बात कर रहे थे वहां पर रणदीप सुरजेवाला, लेकिन बोलते बोलते ये कह गए कि राक्षस हैं जो बीजेपी है, बीजेपी के जो लोग हैं और जो उन्हें वोट दे रहे हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पर पलटवार किया है और कहा कि राक्षसी प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है। राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। रणदीप सुरजेवाला उसको लगता है ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई है। जिनकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है उनको बहुत ही धुंधला नजर आता है, इसलिए उनको लोगों में शैतान नजर आ रहा है। ये लोग तो प्रजातंत्र के भगवान हैं। इनको इस प्रकार से कहना ये अच्छी मानसिकता है और इनको अपनी किसी अच्छे आई सर्जन से आँख ठीक करानी चाहिए। अगर कोई ना हो तो मैं बता सकता हूँ इनको के नाम जो इनको ठीक कर सकते हैं। तो विवाद तो खड़ा हुआ ही, लेकिन इसके ऊपर जो सफाई या जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी काफी दिलचस्प हैं। तरह तरह की बातें। ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई है, कह रहे हैं अनिल विज। इसकी आलोचना करते हुए बीजेपी ने इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया जताई है। सुनाते हैं आपको हरदीप पुरी क्या कह रहे हैं। कौन क्या कह रहा है उनकी मजबूरी है, ठीक है। वो एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, पर उसके बाद दे आर गोइंग फ्रॉम लॉसेस इनटू इररिलेवेंस। और मुझे लगता है ऐसी बेहुदा बातें करने से उन्होंने ये, इससे जाहिर होता है कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो विपक्ष में परमानेंट बेसिस में रहेंगे। तो क्या ये तय कर लिया है कांग्रेस ने इस तरह के बयानों के बाद कि वो विपक्ष में ही रहना चाहते हैं, अगर वो जनता को असुर या राक्षस बताते हैं? हालांकि बाद में सुरजेवाला ने अपने बयान के ऊपर कुछ सफाई भी दी है और कहा है कि शब्दों पर मत जाइए, भावना पर जाइए। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा कि भरा नहीं जो करुण से, जिसको जन जन से प्यार नहीं, शासक नहीं वो असुर है, जिसे किसान मजदूर अबला युवा से प्यार नहीं। ये बहुत लंबा ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह हरियाणा सरकार लोगों से छल कर रही है और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो आपने देखा कि इसके ऊपर तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं। आपने ये भी देखा कि सुरजेवाला इसके ऊपर क्या सफाई दे रहे हैं। हालांकि अपनी बात पर वो डटे हुए हैं, पर कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा आप उसकी भावना को देखिए, शब्दों पर मत जाइए। पर क्या ये मुमकिन है कि शब्दों पर न जाए? बीजेपी को मौका मिला है। बीजेपी ने इसके ऊपर एक तीखा प्रहार किया है और कहा है कि जनता, जो जनार्दन कहा जाता है यहाँ पे, उनको ये राक्षस बता रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई है सुजाता पॉल, प्रवक्ता कांग्रेस की, और आरपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुजाता पॉल, पहला कमेंट आपसे, जनता जनार्दन को राक्षस बताना कहां तक जायज है? इसी के ऊपर हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वो कविता याद की है
और कहा है शिवराज सिंह चौहान ने कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। क्या विवेक की कमी को प्रदर्शित किया है रणदीप सुरजेवाला ने? जहां तक बात है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो उन्हें तो अपने अंदर झांकना चाहिए कि उनके यहाँ क्या हो रहा है और किस तरह से अत्याचार हो रहा है दलित समाज पर, शोषित समाज पर। और उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में जो पहली बार जातीय हिंसा की बातें आई वो इसी सरकार के आने के बाद आई। ऐसा क्यों हुआ? आपको याद होगी वो घटना जब पंचकुला में गोलीबारी हुई। ऐसा तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं था। और नूह की घटना, नूह में हिंसा हुई, पंचकुला में गोलीबारी हुई और तमाम ये बात कांग्रेस कह रही है कि यहां पर हिंसा होती नहीं थी जितनी हिंसा देखी जा रही है। इसके बावजूद मैं आपसे सवाल कुछ और पूछ रही हूं, क्या राक्षस और राक्षसी प्रवृत्ति जनता को बताना इस बयान के साथ कांग्रेस पार्टी है? रणदीप सुरजेवाला ने सही कहा। मैं इसी बात पे आ रही हूँ क्योंकि पेज नंबर 181 बंच ऑफ थॉट्स गोलवालकर जी ने जो लिखा है उसमें कहा है कि गुड़गांव जो है वहां पर कितने लोग एक समुदाय के आ गए हैं। इसलिए जब आप उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो जब हम लोगों की बात करते हैं, तो आज तो भारतीय जनता पार्टी जो है हर व्यक्ति को अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बताता है। तो जब इनकी पार्टी का कार्यकर्ता इनका वोटर बनता है तो वो केवल जनता की श्रेणी में नहीं आता नगमा जी। तो उनकी क्या अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता राक्षस हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को राक्षस नहीं कह रही हूं, लेकिन जो कार्यकर्ता नूह जैसी घटना करेंगे, जो कार्यकर्ता जाकर लोगों को प्रताड़ित करेंगे और इनके जो नेता उनका संरक्षण करेंगे, तो उनकी प्रवृत्ति क्या होगी इस बात को जनता जानती है और मान भी रही है। लेकिन अगर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नूह की घटना पे बिल्कुल साफ कह दिया था कि उनको कोई उसमें मोनू मानेसर का रोल नहीं दिखता, वो एक टीवी चैनल पे आ जाता। ये असुर प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है? अगर जनता जनार्दन है तो जनता का संरक्षण, यानी कि रणदीप सुरजेवाला ने जो कहा है वो सही कहा है, आप इस बात पर टिकी हुई हैं। आरपी सिंह, जिस तरह की यहाँ पे शासन प्रशासन जो का नमूना दिखा है, कांग्रेस का कहना है कि वो एक असुर प्रवृत्ति का काम है। अभी अभी ये कहा सुजाता पॉल ने, जो हिंसा दिखी नूह में, या लगातार जो वहां पर मिसमैनेजमेंट दिख रहा है, युवाओं के भविष्य पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये भी कांग्रेस ने कहा। बल्कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा युवाओं को परीक्षा में बैठने से पहले डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला और खट्टर युवाओं के भविष्य को मंडी में जाके बेच रहे हैं। बताइए इसके ऊपर क्या सफाई है? आरपी सिंह, देखिए, आप किस बात को किस बात से जोड़ा जा रहा है? आपको सरकार की किसी नीति पर कुछ बोलना आपका अधिकार है, आप बोल सकते हैं। सरकार की नीतियों का आप उसको बारे में कुछ भी कह सकते हैं, परंतु ये कहां से हो गया कि आप देश की जनता को, लोकतंत्र में हम जनता को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, हमारे भगवान मानते हैं, और भगवान की पूजा की जाती है, भगवान की आरती की जाती है, भगवान के आगे नतमस्तक हुआ जाता है, ना कि भगवान को राक्षस कहा जाता है। अब ये जो प्रवृत्ति है ये पहली बार नहीं हो रही, निरंतर कांग्रेस के नेताओं की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है जब वह इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और वह दिखता है कि किस डीएनए से, किस बैकग्राउंड से वह आ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ परिवार बड़ा है, समाज का कुछ लेना देना नहीं, उनको लोगों से, जनता से कुछ लेना देना नहीं। उनके लिए परिवार बड़ा है, जहां पर वो नतमस्तक होते हैं, जहां वह माथा टेकते हैं, उनके लिए उनको खुश करना, और उनको खुश करने के लिए अपने जो विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, जिनको ये दुश्मन मानने लगे हैं, उन राजनीतिक विरोधियों को किस प्रकार से किस भाषा का इस्तेमाल करना है, ये दिखता है। आज जो भाजपा को वोट देता है वो राक्षस हो गया इनकी भाषा में, जो उन्होंने कहा। तो ये दिखता है कि अपने जो नेता हैं, अपने जो शीर्ष नेतृत्व है, जो परिवारवाद में चलता है, जो परिवार के हिसाब से चलता है, उनको खुश करने के लिए ये किस हद तक जाएंगे और क्या क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे, ये परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है। तो इनसे कोई बहुत अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और मैं एक बात और, अभी क्योंकि हाल की ताजा घटना, एक बात और, यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला ने अब एक तरह से सफाई दी है, हालांकि वो बात पर एक सेकंड और दे दीजिए। अभी हाल में नीरजा चौधरी नाम से एक जर्नलिस्ट है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनकी किताब रिलीज हुई है, हाउ डू प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। उसमें पन्ना नंबर 126 पर बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा
कि अरुण नेहरू ने राजीव गांधी को कहा कि तुमको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें 5,000 सिखों का कत्ल कराना, हमें 5,000 सिख मारने पड़े, हिंदू सिख मामला खड़ा करना, मिनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी खड़ा करना पड़ा। मैं आप बोलो तो एग्जैक्टली बुक का अंग्रेजी वाला का कोड कर देता हूं। तो दिखता है कि किस मानसिकता से हैं। फिर जैसे आपने कहा कि हम कहाँ की बात को कहाँ जोड़ रहे हैं, तो वैसे ही अगर हम ये बात अभी यहाँ पर नहीं करके इस मौजूदा मुद्दे पर रहें कि जो रणदीप सुरजेवाला ने कहा, आप कह रहे हैं कि वो जनता जनार्दन का अपमान है। रणदीप सुरजेवाला दोबारा ट्वीट करके या उन्होंने सफाई दी है कि आप भावना पर जाइए, आप इसके शब्दों पे मत जाइए। तो इससे सुजाता पॉल आप बीच में कुछ जोड़ना चाह रही थी, इसको हम सफाई माने या ये लगता है कि जो कहा रणदीप सुरजेवाला ने वो गलत था? जनता को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वो अगर कहते हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षस हैं, ये कहना, और किस तरह की भाषा है, नीतियों पर कटाक्ष करना, विपक्ष की नीतियों में क्या गलत है, क्या वहां पे हो रहा है, ये बात उठाना और ये कहना कि मैं इस धरती से श्राप दे रहा हूं, इसका क्या मतलब है? क्या यही स्तर होके रह गया? अगर आप बीजेपी को कहती हैं तो खुद कांग्रेस के नेताओं का क्या स्तर है? क्या बात करने का यही तरीका सही है? देखिए, बात करने के तरीके पे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुंह ही नहीं है कि किस तरीके से ये अपने आप को अपनी बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी है, क्या रणदीप सुरजेवाला जो कह रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी आप लोग समझते हैं कि उन्होंने सही कहा, या तो आप कह दीजिए कि सही कहा, राक्षस हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, और इसी तरह से बात होगी। मैं दोबारा कह रही हूँ, देखिए, नेता कार्यकर्ता और जनता में फर्क होता है, लेकिन इनके जो कार्यकर्ता होते हैं ये तो जो वोट देते हैं, उन्होंने कहा जो वोट देते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। तो कार्यकर्ता भी तो वोट देते ही है ना, लेकिन तो लोग भी तो वोट दे रहे हैं ना मैम। लोग वोट अगर नहीं देते तो फिर सरकार कैसे बनी है भारतीय जनता पार्टी की? आखिर लोगों ने तो वोट दिया। और ये भी कहीं कांग्रेस को देखना चाहिए कि अगर आप विपक्ष में अभी हैं तो जनता ने अगर वोट नहीं दिया तो हम किस मुद्दे पर फोकस, क्या उनको राक्षस कह के आपको लोग वहां पर जिनको नौकरी नहीं मिल रही है या जिनके यहाँ बुलडोजर जिनके घरों पर चल गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं, उनके लिए काम करना होगा, या आप सिर्फ जो लोग वोट दे रहे हैं उनको राक्षस कहेंगे? नहीं नगमा जी, जो 3,59,000 बच्चे जो सीईटी क्वालिफाइड है और जिनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, वो भी इनके वोटर ही रहे होंगे ना, लेकिन उनको नहीं कहा जा रहा, उनकी तरफदारी आप कह रहे हैं कि वो वोटरों को धोखा दिया इन लोगों ने? बिल्कुल। और देखिए, अगर आप पहलवान बेटियों को देखिए तो किस तरह से हरियाणा सरकार ने अपनी बेटियों के साथ खड़े होने के बजाय ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ, जो यौन उत्पीड़न का आरोपी है, जो भाजपा का सांसद है, उसके साथ खड़े रहना मंजूर किया। जो 800 किसान मारे गए उनमें से कई किसान हरियाणा के भी थे, मगर हरियाणा की सरकार उनके साथ नहीं खड़ी हुई और बार बार कहती रही कि वे जो लोग हैं वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। तो क्या ये सही है? क्या हम इसी मुद्दे पे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते। आरपी सिंह, आप इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहेंगे? मेरे पास समय इतना ही है। ये बात अजीब सी और अजीब सी बात है बहस के लिए भी, लेकिन चूंकि इतनी ज्यादा इसके ऊपर प्रतिक्रिया आई, रणदीप सुरजेवाला ने भी इसके ऊपर एक सफाई दी बीजेपी की तरफ से, लेकिन तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, इसलिए ये बात हम जानना चाहते हैं कि जो रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, दरअसल अगर आप उसकी भावना पर जाएं जैसा वो कह रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है। वो ये बात कह रहे हैं कि जो अभी सुजाता पॉल भी कह रही है कि उन वोटरों को भी धोखा दिया गया जिन्होंने आपको वोट किया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में युवा जो है वो बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा युवाओं के भविष्य पे बुलडोजर चला। 3,59,000 लड़कों की, युवाओं की बात होती है जिनको एग्जाम में बैठने के पहले डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो ये सब चीजें हुई हैं। नूह में हिंसा हुई है, आपने दिल्ली एनसीआर के इतने पास में इस तरह की स्थिति हुई है। ये शासन प्रशासन की नाकामी तो है। आपकी बात हो गई, आपने जी एजेंडा सेट कर जी की। देखिए नगमा बहन, बड़ा स्पष्ट है कि जो भाषा इस्तेमाल करी वो उसको कहा गया बोलने के लिए, बिना आदेश के, बिना राहुल गांधी सोनिया गांधी के आदेश के बिना नहीं बोलते हुए भाषा। और यही मन में है, ये जो फ्रस्ट्रेशन दिख रही है चुनाव हारने के कारण से, ये फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ रही है बार बार कि आप वोटर्स को राक्षस कह रहे हैं। और ये दिखती है कि जो परिवारवाद की प्रवृत्ति है, जो तुष्टीकरण की प्रवृत्ति है, जो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति है, ये उसको परिलक्षित करती है, कि उस सोच को परिलक्षित करती है। और ये बिना ऐसे नहीं निकल जाता कि नहीं मेरे से निकल गई, और उन्होंने उसकी गलती नहीं मानी कहीं भी। नहीं, वो तो कह भी नहीं रहे कि गलती से बात निकल गई, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भावना देखिए। पर आपको लगता है कि जनता का अपमान है ये? कहा का गलती से निकल गई? उन्होंने कहीं कहा गलती से निकल गई? वो कह रहे नहीं मेरे भाव समझो, शब्द मत पकड़ो।
तो मतलब भाव हाँ, शब्द सही तब बात। निकलते हैं जो आपके मन यही में मैं भी भाव कह होते रही हैं, वही शब्दार्थ। जी जी, जो मन में भाव होते हैं वही शब्दार्थ होते हैं, कोई शब्द ऐसे नहीं निकल जाते। तो अगर तो कैसे अगर देख भाव रहे नहीं हैं है आप तो बीजेपी इसको? क्या ये जनता का अपमान है, बीजेपी का अपमान है? बीजेपी आप जनता जनार्दन है इस देश में, तो ये कहा जा रहा है कि जो इस तरह की बात कही गई वो एक तरह से जनता का अपमान है। इसी पर इस देश के 130 करोड़ देवी देवताओं का अपमान है ये। लोकतंत्र के अंदर जो वोटर होते हैं, जनता होती है, वो जनता जनार्दन देवी देवता के समान होती है। ठीक है, और तो उनके रणदीप लिए सुरजेवाला काम को इस करता है तरह की पूरा- भाषा पूरा- का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। रणदीप सुरजेवाला को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आपको भी ये लगता है सुजाता पॉल? देखिए, ये जो बात कह रहे हैं 130 करोड़ जनता का, तो मणिपुर की बेटियों पर हंस कौन रहा था? कौन असुर की महती हंस रहा था? वो भी सदन में खड़े होकर, जहां से मणिपुर की बेटियां देख रही थी उनको। भारत में कौन भारत हंस रहा माता की था? हत्या करने सुजाता पॉल जी और आरपी सिंह साहब, आप दोनों को इस समय अब रोकना पड़ेगा क्योंकि ये चर्चा लंबी है। हम इसी मुद्दे पर सिर्फ बात कर रहे थे। मणिपुर जो है वो पूरी एक अलग बहस है, लेकिन अभी समय नहीं हमारे पास इस पर चर्चा करने के लिए। जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा वो बात के जब मनुष्य पर विनाश छा जाता है तो क्या आप इस तरह की बात करते हैं? इसलिए कांग्रेस के खिलाफ ये बातें बीजेपी भी कर रही है कि उनको लगता है विपक्ष में ही रहना है, तभी वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। इससे जनता का अपमान है। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि जो वो बात कह रहे हैं उनकी भावना सही है, शब्द हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहरहाल ये एक नया विवाद और एक नया मुद्दा इस समय खड़ा हो गया है। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में और उसके बाद देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को सेल्फ रेगुलेशन के बारे में क्या नसीहत दी है, कैसे इसे और प्रभावी बनाया जाए। ब्रेक के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी कि एनबीए को लेकर कहा था कि ये वैधानिक निकाय नहीं है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी चैनलों के स्वयं नियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन में कमी पर प्रतिकूल टिप्पणियां भी की थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने टीवी चैनलों की खबरों पर सवाल उठाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अभी जो 1 लाख का जुर्माना लगता है वो प्रभावी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 15 साल से 1 लाख जुर्माने को बढ़ाने पर विचार नहीं किया गया है और जुर्माना शो से हुए लाभ के ऊपर आधारित होना चाहिए। चैनलों के सेल्फ रेगुलेशन तंत्र को प्रभावी बनाना जरूरी है। कुछ लोग हैं जो संयम का पालन नहीं करते हैं। एनबीडीए से कोर्ट ने स्वनियामक तंत्र यानी कि सेल्फ रेगुलेशन को मजबूत करने के लिए सुझाव भी मांगे हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एनबीडीए से कहा कि आप कहते हैं कि टीवी चैनल आत्म संयम करते हैं यानी कि सेल्फ रेगुलेशन करते हैं, पता नहीं अदालत में कितने लोग आपसे सहमत होंगे। सीजीआई ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हर कोई पागल हो गया कि क्या यह एक हत्या है। आपने जांच पहले शुरू कर दी। आप नहीं चाहते कि सरकार हस्तक्षेप करे, लेकिन स्वयं नियामक तंत्र को मजबूत बनाना होगा। चैनलों पर 1 लाख जुर्माना क्या प्रभावी है? 1 लाख जुर्माना कब तैयार किया गया था? पिछले 15 सालों में एनबीए ने जुर्माना बढ़ाने पर विचार नहीं किया। सेल्फ रेगुलेशन निकाय का दायरा आपके दिशा निर्देशों द्वारा सीमित है। सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज होना ही काफी नहीं, वो भी नियमों से बंधे हुए हैं। जुर्माना एक प्रकार का निष्कासन शुल्क होना चाहिए। अब हम उस ढांचे को मजबूत करेंगे जो निर्धारित किया गया था। तो एनबीडीए की तरफ से वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा है कि हम आपकी बात से सहमत हैं कि ये एक वैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कहा लेकिन हम उसके खिलाफ हैं। सभी प्रमुख चैनल हमारे सदस्य हैं, जो सदस्य नहीं हैं वो अंतर मंत्रालय समिति के अधीन है। किसी चैनल पर वक्ता आदि के खिलाफ शिकायतों के लिए उपाय हैं। चैनलों पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, चैनलों को स्वयं नियमित होना होगा।
और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर दो मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बात करना और समझना चाहेंगे कि क्या ये सेल्फ रेगुलेशन प्रभावी है, कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह हमारे साथ हैं, कुणाल टंडन है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। संजय जी, मीडिया के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते जो सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, एनबीए हैं और दूसरी भी कई ऐसी एजेंसीज हैं। बहुत सारे चैनल्स जो है वो एनबीए के सदस्य नहीं हैं, बल्कि आज कोर्ट में भी शायद ये किसी ने टिप्पणी भी की कि कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जिन पर जब जुर्माना लगा तो वो एनबीए से निकलकर कहीं और चले गए। ऐसे में सेल्फ रेगुलेशन को किस तरह से और प्रभावी बनाया जा सकता है और मौजूदा शक्ल में क्या ये इफेक्टिव है? इसके पीछे जो सोच थी वो सोच बहुत अच्छी थी। सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए और जितने न्यूज चैनल्स हैं, चैनल एक अपना सेल्फ रेगुलेशन का मेथड इवॉल्व करें जिसमें सही चैनल्स वो रिप्रेजेंटेटिव होते थे। लेकिन आप कहीं भी देखें तो ये बहुत इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसमें जो एडमॉनिशन होता है किसी तरह का, उनको जो चीजें फटकार लगती है या जो जुर्माना है, वो दोनों ही काफी नहीं। आपने स्वयं अभी जैसा बताया, जो सुप्रीम कोर्ट में जिक्र भी हुआ कि किसी को 1 लाख का जुर्माना बताया तो राइवल भी संस्थाएं खड़ी हो गई हैं। मतलब इस तरह की 3 संस्थाएं बताई गई कि इस तरह की हैं, ये कोई उसमें से छोड़ के दूसरे में चले गए और 1 लाख रुपए का जुर्माना सही में किसी भी तरह की चीज को चला दीजिए वो ठीक। एक चीज तो हम जानते हैं कि जिसको कई बार आप कहीं भी लोगों के बीच में बात करें तो टीवी में बहुत सारे समय में एक जो न्यूज में चलता था किसी भी फॉर्म में, टीवी में हो, प्रिंट में हो, उसको प्रमाणिक सत्य मान लिया जाता था। आज वो स्थिति नहीं है। बेसिकली वो स्थिति क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने आप को उस दिशा में स्लाइड होने दिया और अपना संयम, और एक जो था कि क्रॉस वेरिफिकेशन के बिना कोई लीक चीज चलती नहीं। उस समय में आप ये लगा देते हैं कि हम उसका ऑथेंटिसिटी को प्रूव नहीं करते और उसके बाद वो खबर चल जाती है। तो ये तब तक लोगों के बीच में चली जाती है और बाद में जब आता है तो आप खबर को चुपचाप उतार लेते हैं। लेकिन जो जाना होता है, जो डैमेज होना होता है, वो तो ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो, क्योंकि किसी भी तरह का एक गाइडलाइन किसी भी सोसाइटी में वो तो होना ही चाहिए। मान लीजिए सरकार का इंटरवेंशन नहीं है। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उससे जो संस्थाएं हैं और वहां जो तमाम चैनलों के या बाकी मीडिया संस्थान के जो रिप्रेजेंटेटिव, वो सीनियर लोग ही होते हैं, उनके बीच में भी ये एक चर्चा का विषय, अगला जब वहां पे सुनवाई के लिए चीज आए तो उनके तरफ से एक चीज आनी चाहिए। ये मेथड्स हम करेंगे जो ज्यादा इफेक्टिव। बिल्कुल। जो ये आपने भी कहा कि कमी भी महसूस हो रही है, कई बार ऐसा कंटेंट दिखाते जिनकी ऑथेंटिसिटी की आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन जो नुकसान होना होता है वो हो जाता है क्योंकि वो कंटेंट चला जाता है, लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद कितना जो एक समन्वय है उसकी भी कमी है। बहुत सारे चैनल्स जो इस एनबीए के सदस्य नहीं हैं वो किसी और जगह पे भी चले जाते हैं, उनका जुर्माना लगता है सदस्यता छोड़कर। तो ऐसे में ये भी समझना ज़रूरी है कि कानूनी तौर पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर रेगुलेशन ना हो, लेकिन किसी तरह से ये और प्रभावी हो सेल्फ रेगुलेशन। ये कैसे होगा? कुणाल टंडन जी, आप थोड़ा इसकी कानूनी दांवपेच को हमें समझाएंगे। सेल्फ रेगुलेशन के लिए कई दिशा निर्देश हैं कि रिपोर्टिंग में पक्षपात ना हो। अब ये तो दिखता नहीं कि पक्षपात नहीं, कई चीज़ें ऐसी चल जाती हैं जहाँ, जैसा अभी संजय बता रहे थे, दोनों पक्ष सामने रखा भी नहीं गया, निष्पक्षता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है। ये सब एनबीए की गाइडलाइंस हैं। किसी भी तरह से हिंसा का महिमा मंडन ना हो। अभी आप देखें कि तमाम जगह नूह में हिंसा हुई, कितना कौन इस पे कंस्ट्रेन बरत रहा है। तो ऐसे में सेल्फ रेगुलेशन को और प्रभावी बनाने के लिए क्या हो सकता है जिसमें कि बहुत ज्यादा सरकार की भी दखलंदाजी नहीं हो? देखिए, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, इतना आसान नहीं है ये सब बोलना। आफ्टर ऑल मीडिया के पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 19(2) में पाया जाता है, विच इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। अब सवाल ये है कि इसको किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, बट पहले मैं उस सवाल का जवाब दूं। मेरा इशू ये है इसमें कि अल्टीमेटली आप एक 3-tier सिस्टम को ओवर रूल करने जा रहे हैं। 3-tier सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले वो NBDSA के पास जाता है। NBDSA से पहले इनफैक्ट ब्रॉडकास्टर के पास जाता है। कोई भी कंप्लेंट हो तो ब्रॉडकास्टर के पास जाता है। ब्रॉडकास्टर को उस पर अपना रिप्लाई देना होता है उस कंप्लेंट पे, और उसके बाद वो
NBDSA टेकअप करता है। NBDSA इज हेडेड बाय ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जो बैठ के वो देखते हैं कि इसमें जो रिप्लाई दिया गया है ब्रॉडकास्टर की तरफ से वो ठीक है कि नहीं है। और अगर 5 कोई ऑर्डर हो जाए ब्रॉडकास्टर के अगेंस्ट, तो वो ऑर्डर लेके आप मिनिस्ट्री के पास जा सकते हैं, जो कि ब्रॉडकास्टर को लाइसेंसिंग अप्रूवल देता है टू रन अ चैनल। सो द लाइसेंस आल्सो कैन बी कैंसल्ड अगर ब्रॉडकास्टर उस चीज को फॉलो ना करे। सो एक तरह से देखा जाए तो 1 लाख रुपया है, और दूसरी तरह से देखा जाए तो इवन लाइसेंस ऑफ द ब्रॉडकास्टर भी कैंसिल किया जा सकता है। सो ऐसा नहीं है कि पावर्स नहीं है, सिस्टम इन प्लेस है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स NBDSA ने भी अपनी गाइडलाइंस को और टाइट बनाया है। एंकर गाइडलाइंस आ गई हैं, एंकर के ऊपर भी कोई ऑब्लिगेशंस आ गई हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स के ऊपर गाइडलाइंस आ गई हैं NBDSA की। इट्स ऑल ऑन सेल्फ रेगुलेशन, और थोड़ी सी छूट देने की भी जरूरत है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि बहुत छूट देनी चाहिए, बट थोड़ी छूट देने की जरूरत है, बिकॉज अल्टीमेटली राइट्स हैव टू बी बैलेंस्ड प्रॉपर्ली। So there are rights of the media companies and there are rights of the people to know. बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है कि जब दोनों तरह के जो अधिकार हैं उनको उनकी सुरक्षा भी हो, बहुत ज़्यादा दखलंदाजी ना हो, बहुत सारे कानून और जो सिस्टम है वो अपनी जगह पर हैं, उनका पालन सही से हो। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए अपने अपने पॉइंट्स इस पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज जो सुप्रीम कोर्ट में उठी थी कि किस तरह से जो सेल्फ रेगुलेशन है उसे और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। मीडिया को बहुत सारी जगहों पर ऐसा दिखता है कि बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं और निजता का ख्याल नहीं रखा जाता। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक सेल्फ रेगुलेशन की गाइडलाइंस जो है उसको ठीक से पालन करना ज़रूरी है। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 के बाद में, और उसके बाद शिमला, सोलन, मंडी, इन तमाम जगहों पर बारिश से बुरा हाल है। उत्तराखंड में भी और हिमाचल में भी क्यों इस तरह की तबाही है, एक ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की और साथ साथ उत्तराखंड की भी। दोनों ही जगहों पर एक बार फिर से तबाही दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में एक लगातार हो रही बारिश की वजह से बहुत सारी जगहें प्रभावित हुई हैं और अलग अलग घटनाओं में करीब 21 लोगों की जान गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुल 5 तस्वीरें हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। इसमें शिमला के समर हिल भूस्खलन की वजह से एक मंदिर ढह गया है और मंदिर के ढहने से 9 लोगों की जान चली गई है। मंदिर के मलबे में अब भी 24 लोगों के दबे होने की आशंका है। शिमला के इतिहास में आज दूसरी सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। शिमला में 131.60 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले 13 अगस्त 2020 में 146.2 मिलीमीटर बारिश यहाँ पे शिमला में हुई थी। तो शिमला के साथ साथ उत्तराखंड से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। एक ब्रेक के बाद देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड भी बारिश के चलते बुरी तरह से प्रभावित है। चमोली में बीती रात से तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से नदी का जल स्तर बढ़ गया है और लोगों के घरों से लेकर दुकानों तक में पानी आ गया है। एहतियातन यहाँ पे आज और कल 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये यात्रा रोकी गई है। तो 5 की बात में अभी के लिए इतना ही।